अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में नाज़रीन बात करते हैं कुछ अवामी मसाइल के हवाले से, कुछ समाजी नौइयत के मामलात पर गुफ्तगू होती है और कुछ गुफ्तगू होती है हालात हाज़िरा पर। अब सूरत हाल ये है कि माह मुबारक के बाद से जो सियासी सूरत हाल है, गो के इस रमज़ान मुबारक के महीने में भी कुछ सियासी गहमा गहमी है, उसमें कोई ख़ास कमी नहीं आ सकी। और उम्मीद ये की जा रही थी कि जैसे ही ईद गुज़रेगी उसके बाद एक नया सियासी मामला है, एक मसला है, वो सर उठाएगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। और कुछ अदालती फ़ैसलों के हवाले से गुफ्तगू होती रही और जो मामलात ज़ेर इल्तवा हैं उसके ऊपर बात होती रही, और जो इस वक्त मामले से आगाह हैं और सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं वो समझ रहे हैं कि एक दफ़ा फिर बड़ा तारीख़ी मौका जो है वो आन पहुंचा है। अदालत के अंदर एक दफ़ा फिर एक केस आप समझ लें कि एक ज़ेर इल्तिबा है, जिससे ये उम्मीद की जा रही है कि अगर इसका फ़ैसला हो जाएगा तो शायद आम इंतखाबात की जो राह है वो हमवार हो जाएगी। ये समझने की ज़रूरत है कि बात किस हद तक दुरुस्त है। दूसरा ये कि यहाँ पर एक मसला अरसा दराज से चला आ रहा है, वो ये कि आज तक ये तयन नहीं हो सका कि ये जितने भी इदारे हैं इनकी हुदूद क्या है और क्या इसमें रहते हुए उन्होंने काम किया है या एक दूसरे के मामलात में दखल अंदाज़ी नहीं की है। तो ये अभी तक मसला हल नहीं हो सका है और आज भी बहस यही है। और गुज़िश्ता रोज़ भी ऐवान में जो गुफ्तगू होती रही, जो मामलात ज़ेर बहस आए, उसमें भी जो सर फहरिस्त मामला या मसला था वो यही था। तो बहरहाल इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी। साथ साथ आपके जो पैगाम बज़रिया सोशल मीडिया मौसूल हो रहे हैं उस पर आज तफसील से गुफ्तगू करेंगे। बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं, उनसे इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, हमारे इंतहाई मोहतरम और बड़े साफ़ गो हमारे उस्तादों में से मैं हमेशा उनको कहता हूँ, बड़ी सुलझी हुई गुफ्तगू करते हैं, मुबशिर मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार। उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। मीर साहब, बड़ी नवाजिश आपकी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए, बहुत शुक्रिया। दूसरे हमारे मेहमान वो भी हमारे प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते हैं, बड़ी खुलकर गुफ्तगू करते हैं तमाम ही मामलात पर, ख़ास तौर पर जो सियासी और माशी मामलात हैं उन पर। आज एक दफ़ा फिर हमने मधु का रखा है अनवर खुर्शीद साहब को, उनको भी मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ी नवाजिश अनवर भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मीर साहब, बहस आज भी वही है, वो फैसला आता है या नहीं आता, या 3 या 4, 2 या 3, एक अलग बहस है। लेकिन ये मामला अभी तक हल नहीं हो सका है कि इदारों की हुदूद क्या होनी चाहिए, क्या उनको अपने इख्तियारात से तजावुज़ करना चाहिए या नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है कि वक्त वो आ चुका है कि इन तमाम मामलात के ऊपर अब खुलकर बहस कर ली जाए, ताकि ये जो मामलात हैं कि इंतखाबात की तारीख के हवाले से हो, किसको क्या करना है, कौन किसको डायरेक्शन दे सकता है, नहीं दे सकता, ये मामला हल होना चाहिए। क्योंकि ये मामला जब तक हल नहीं होगा, यहाँ पर रोज़े अव्वल से मसला जो चला आ रहा है वो यही कि हर शख्स या हर इदारा कोशिश करता है कि वो अपने हदूद से तजावुज़ करे, जिसकी वजह से हम आज इस सूरत हाल का हमें सामना है। तो फरमाइएगा, क्या इस वक्त आप समझते हैं कि वो वक्त आ गया है कि मामलात को हल किया जाए, और क्या वो लोग मौजूद हैं? अब उससे आम सवाल दूसरा मैं आपके सामने रख देता हूँ, फिर आप इस पर तफसीली जवाब दें। इतने मामला फ़ाहम लोग हैं जो इन मामलात को समझते हुए इसको हल कर सकें? अब फरमाइएगा। बहुत शुक्रिया यासर साहब, बड़े आपने पूरी तारीख ही पूछ ली है। अच्छा, एक चीज़ तो ये है कि एक बड़ी जो पहली बहस चल रहा है, पहला जो डिस्कशन का है कि सुप्रीम क्या है जी, आइन है, पार्लियामेंट है या सुप्रीम कोर्ट है। ये पहली लाइन में ये 3 बातें। देखें, जो जमहूरियत का मॉडल हमारे पास है उसमें तो यही कहा गया ना कि हमारा जो सारा मरकज़ है वो अवाम है। ठीक है। अवाम से जो चीज़ जो है जो उसके हकूक़ से मुतसादम होती है वो नल एंड वाइड हो जाती है। अवाम ही मुंतखब करके लोगों को ऐवान में भेज देते हैं। ठीक है, ऐवान में जो लोग जाते हैं वो एक आइन, एक फ्रेमवर्क कि रियासत को चलना कैसे वो बनाती है, और वो हमारे पास बना हुआ है। ठीक है, जहाँ हमें ज़रूरत होती है अक्सरीती राय से हम उसे तब्दील कर सकते हैं। ये है एक मॉडल। जब आपने आइन बना लिया तो फिर आप पाबंद हो जाते हैं उस पर अमल करने के।
जब तक कि अक्सरीती राय उसको डिनाई ना करे। ठीक है, तब तक वो आपके लिए नंबर 1 है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उसी के मुताबिक जो चीज हदूद मुतय्यन है कि ये पार्लियामेंट अब क्या करेगी, ये सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, ये बाकी के इदारे जो हैं वो क्या करेंगे, फलां क्या करेगा, कैसे होगा, आपके पास रिटर्न काफी डिटेल्ड में लिखा हुआ है। ठीक है, इंसानी हकूक जो लिखे हुए हैं 30-40 क्लासेस हैं, उसके ऊपर बहस कोई नहीं करता कि ये इंसानी हकूक भी हमने लिखे हुए हैं कि हर शहरी के हकूक क्या हैं, तो वो उस पर हमारा जोर नहीं होता क्योंकि वो रियासत को देने पड़ते हैं, तो इसलिए रियासत उसके ऊपर बहस नहीं करती। लेकिन एक चीज तय हो गई कि जो आपने फ्रेमवर्क बनाया है अब वो हमारे लिए मॉडल वही है, अहम वही है। अब अगर उसमें यही चीज आपने तय की हुई है और आप माजी में भी इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि जब आप समझते हैं कि कहीं प्रॉब्लम हो रही है, कहीं ज्यादती हो रही है, कहीं गड़बड़ हो रही है, तो आप उसके लिए जो फाइनल ओपिनियन है उसके लिए आप अदालत से रजू करते हैं। ठीक है, अदालत जब उसके ऊपर अपनी राय दे देती है तो फिर उसका मतलब है उसको तस्लीम किया जाएगा। आप देखें, हम यही चीज देखते हैं कि दुनिया में यही जितनी रियासतें हैं उसमें ये होता है कि जो हमारी अमलदारी में वो इलाका आता है जिस पे हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को जो मानता है जी। तो इसका मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट एक दफा आपके डिस्प्यूट को जो तय कर देता है, अब वो उसने अपनी दानिस्त में, जिसको आप जस्टिस कहते हैं, जिसके मुंह से बोला हुआ एक लफ्ज जो है ना वो इंसाफ का दर्जा रखता है। बिल्कुल ठीक है, वो जज नहीं, वो जस्टिस है। जस्टिस, तो ये इतना फर्क है आला अदलिया में। तो जब उसने वो अपनी राय दे दी, तहरीरी तौर पर उसको जारी कर दिया, तो इट मीन्स कि हमें लाजम है कि हम उसको तस्लीम करें, उस पर अमल करें। अब उसमें आप ये कहें पार्लियामेंट में खड़े होकर हमारे वजीर खजाना फरमा रहे हैं, अब ये तो नहीं कि सुप्रीम कोर्ट कहे कि ये पैसे दे दो तो हम दे दें। भाई सवाल ये है कि आप जितने अखराजात करते हैं क्या हर चीज के अप्रूवल पार्लियामेंट से लेते हैं? ये तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। ठीक है, और एक और बड़ा आम मामला या इदारा है जिसके हवाले से अब जैसे अच्छा उन्होंने जो हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा जी हमारा इन मामला से कोई ताल्लुक नहीं है। चले मान ले कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन यह है कि फिर अमलन भी हमें वो चीजें नजर आनी चाहिए। बाकी चीजें जो हमें साइड स्टोरीज हैं वो हमें फिर क्यों नजर आ रही हैं, उसको भी फिर मेरा ख्याल है उनको चाहिए कि उसके ऊपर भी जरा अपना हाथ ऐसा रखें कि वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाए। ठीक है, लेकिन मेरा अभी ये सवाल है कि जो पैसे सुप्रीम कोर्ट के सामने पहले हुकूमत ने खुद कहा और फिर उसके बाद ये कहा कि सप्लीमेंट्री ग्रांट के लिए हम पार्लियामेंट से पूछ लेंगे, फिर सारा ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो था वो उसमें ले गए, पार्लियामेंट में ले गए, और अब कह रहे हैं कि हम ये तो हो ही नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट कहे तो हम माने उसको तस्लीम कर लें। तो फिर आपके ऊपर कौन सा अदालत का हुक्म जो है वो लागू होता है? ठीक है, तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो तो आइन के मुताबिक आपको बता रहा है ना जो चीज। अब अगर आप ये कहें कि अक्सरीती राय और फलानी राय, भाई आला अदलिया या किसी भी अदालत का एक जज भी जो फैसला करता है ना वो भी लागू होता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये तयन कैसे किया जाए कि किसके पास ज्यादा इख्तियारात हैं या वो सुप्रीमेसी रखता है दूसरे इदारे के ऊपर? क्योंकि होता तो ये आया है कि माजी में ये जो आइन जो बड़ा सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, बड़ा मुकद्दस एक आप समझ लें कि कागज़ है, इसको कभी तो महज एक कागज़ के टुकड़े की तरह इस्तेमाल किया जाता है और कभी इसकी मिसाल ऐसे दी जाती है कि शायद ये इतना सीक्रेट है कि इसके बारे में बात भी नहीं की जा सकती। तो हम पाबंद किस चीज़ के हैं, पहले ये तो बताइए। क्या हमने ये जो सियासी जमातें हैं और ख़ुद इस चीज़ की वायलेशन करती हैं, लेकिन आज बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो समझते हैं कि पार्लियामेंट से ज़्यादा कोई सुप्रीम नहीं है, और तासुर ये दिया जा रहा है कि इसके अंदर जो बात की जाएगी वो हरफ आखिर होगी। अब शायद बहस इस चीज की रह गई है। अच्छा, इसमें यह है कि आप देखें हमारा जो मिजाज है, हमारा जो कल्चर बना कौमी मिजाज, ये हम ट्राइबल मिजाज है हमारा, जिसमें हम ताकत के जोर पर चीजों को चलाते हैं। ठीक है, ये है हमारा एक्चुअली जो है ना वो मिजाज कि हमने ताकत की बुनियाद के ऊपर जो है वो फैसले करने हैं। थैंक यू। तो ताकत की बुनियाद पर जब हम चल रहे हैं तो हम फिर लिखे हुए को कैसे मान सकते हैं? सबसे अच्छा डॉक्यूमेंट्स तो हमारे पास कुरान पाक है, जो सबसे वो ज़ाब्ता हयात है, आइन है। क्या हम उस पर अमल करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, वायलेशन करते हैं। ठीक है, अब किस बुनियाद पे करते हैं?
उस आइन की किस बुनियाद में, जबकि वो एक डिवाइन डॉक्यूमेंट है, उसकी हम वायलेशन जो है वो करते हैं और कहते हैं अच्छा अल्लाह माफ कर देगा। ठीक है, तो भाई जब हमारा मिजाज ही ये बन चुका है कि हमने वायलेशंस वाला एक फ्रेम हमारे अंदर फिट हुआ है, तो फिर इसका मतलब है कि उसके बाद ही आएगा ना आईने पाकिस्तान, तो उसके बाद आएगा, उसकी रोशनी में बनाई हुई चीजें हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसका बिल्कुल इस मामले में कोई इब्हाम है नहीं, लेकिन चूंकि मिजाज हमारा जो है वो ताकत के इस्तेमाल का है, प्लस ये है कि हमें मुखालफत करनी नहीं आती, हमें हमायत करनी तो चलो आती होगी थोड़ी बहुत, सबको आती, ठीक है, लेकिन मुखालफत करनी नहीं आती। असल जमहूरियत क्या है कि आपको मुखालफत करनी आनी चाहिए। क्या आपने मुखालफत कैसे, वो कहते हैं ना कि दुश्मन हो लेकिन कमीना ना हो। बिल्कुल सही भाई, ओपन दुश्मन, खुला दुश्मन जो है वो उससे बेहतर है जो छुप के मुखालफत कर रहा हो। बिल्कुल ऐसे। देखें, ये जो हमारा निजाम है ना, इसमें वोटिंग खुफिया रायशुमारी है। इसका मतलब है हमायत तो हम खुफिया तरीके से भी किसी की कर सकते हैं, जिसको वोट देंगे उसकी हमायत हो जाएगी, लेकिन मुखालफत का असल आपका जो पता चलता है कि मुखालफत कैसे करता है। अगर तो छुप के मुखालफत करता है तो वो मुनाफकत हो जाती है, और अगर इजहार खुला करता है लेकिन उसके भी कोई पैरामीटर्स हैं। तो लिहाजा हम जो लोग अपने आप को अकले कुल समझते हैं वही मेरा हाल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। जो भी अकले कुल समझता है, जिस लेवल पे समझता है, जिस लेवल पे भी वो ही प्रॉब्लम कर रहे हैं। और एक चीज होती है कि देखें, जो मिजाज की हम बात कर रहे हैं कि मैं अपने लिए, मेरा अगर कोई इदारा है तो मैं सबको कहूंगा आपको यूं करना चाहिए, आपको यूं करना है, जो हमारा मिजाज है, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए मैं अपने ऊपर लागू करने के लिए तैयार नहीं हूं। बिल्कुल ठीक है। तो सवाल यही होगा, हर जगह पे ये चीज आएगी कि भाई जो आप फ्रेमवर्क बनाया है उस फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए आप खुद उसमें से गुजरने के लिए तैयार है कि नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो अभी तक की यही सिचुएशन हमें नजर आ रही है, जो सिचुएशन इस वक्त क्रिएट हुई है कि आइन तो है लेकिन उस आइन पे अमल दरामद करने के लिए जो है ना, हम कहते हैं कि ये हमारी मर्जी से, इसकी तशरीह भी हमारी मर्जी से हो। बिल्कुल ठीक है। तो भाई आप फिर इसका मतलब है कि मसलन आप अपना एक कोई आपके पास तो इसके पैरेलल तो इदारा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। कि जो आप उसको कर दें, या फिर पार्लियामेंट के पास अगर इतनी एबिलिटी है तो भाई वो आइन की खुद तशरीह कर दो आप। बिल्कुल ठीक है, करें तशरीह उसकी, आप करें, बिल्कुल सही है, उसकी इंटरप्रिटेशन आपकी फिर। लेकिन अभी तक की जो सिचुएशन है उसके मुताबिक मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो हतमी है और उसे हुकूमत को तस्लीम करना पड़ेगा। अच्छा, इसी से जुड़ा एक सवाल फिर मैं अनवर भाई की तरफ जाऊंगा, जरा तफसील से गुफ्तगू करूंगा। अब अदालती फैसलों की बात करते हैं। एक तारीख रही है, आपको पता है मामला ऐसा शजर ममनू है, इसके ऊपर जो है वो ज़्यादा वो नहीं किया जा सकता, लेकिन जस्टिस नसीम हसन शाह से लेके फिर जनाब सजाद अली शाह और फिर आपको पता है साकिब निसार साहब, जिस तरह के मामला या फैसले सामने आए मुतनाज़ तो बहरहाल रहे, अब आप चाहे उसको जो भी नाम दीजिए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये इदारों के अंदर जो लोग मौजूद हैं, जब उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर उसकी साख को बहाल करने के लिए आपके ख्याल में उसके लिए फ़ैसले देना ज़रूरी हैं, जिसको मुनसफ़ाना फ़ैसले समझा जाए, वाक़तन ऐसा समझा जाए कि जो जिससे किसी को इख्तिलाफ ना हो, या फिर आप समझते हैं कि जो इस वक्त की ज़रूरत है उसके मुताबिक अगर फ़ैसला दे दिया तो वही सबसे बेहतर फ़ैसला है? ये गलती हुई कहाँ है, कैसे मामला हल हो, ये बताइए, क्योंकि मैं फिर 2, 3 और 4, 3 की बात मैं करता ही नहीं हूँ, ये ज़रा फरमाइए। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि ये जजिस का जो तकर्रर है उसको जो पोलिटिसाइज किया जाता रहा है वो उसके बड़े असरात हैं। ठीक है। अब ठीक है, बार काउंसिलें होती हैं, एसोसिएशनें होती हैं, वो गवर्नमेंट के साथ वकला जो है वो अटैच होते हैं, ज़ाहिर है उनके भी सियासी अज़ाइम भी होते हैं और सियासी जो है उनकी एफिलिएशन भी होती है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन यह है कि किसी एफिलिएशन की बुनियाद पर आप रॉन्ग को राइट और राइट को रॉन्ग कह दें, वो मुनासिब नहीं होता। ठीक है, एक ही वक्त में आपके दो तरह की जो है वो चीज़ें नहीं हो सकती। अब यह है कि वो उसके असरात तो रहे हैं, लेकिन यह है कि इसको ट्रांसपेरेंसी जो है इसके अंदर मेरा ख्याल है कुछ मजीद लाने की ज़रूरत है। ठीक है कि आप आला अदलिया के जजेस जो हैं और फिर जो लोअर कोर्ट से आला अदलिया में आते हैं उनकी तो रेशो ही ख़त्म कर दी है, जबकि वो भी आपने फैसला किया हुआ है। फिर वो सीनियरिटी वाला जो है वो उसमें भी वायलेशन हुई है कि भाई वो भी फैसला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला है, उन्होंने भी वायलेशन की हुई है। देखिए, एक सवाल है कि वायलेशन होना या गलत फैसला होना,
और एक है फैसला हुए को तस्लीम करना है या नहीं करना। मेरा ख्याल है कि जो फैसला हुआ होता है ना उसको तस्लीम करना लाजमी होता है। हाँ, ये वक्त तयन करता है कि वो गलत था या दुरुस्त था। अगर गलत होगा तो वो तारीख में स्याह हरूफ में आ जाएगा, अगर अच्छा होगा तो सुनहरी हरूफ में आ जाएगा। तो अभी आप देखें, अभी हम क्या तारीफें करते हैं, आजकल हम क्या तारीफें कर रहे हैं। जस्टिस कार्नेलियस, हर जगह पोस्ट लग रही है कि ये बेस्ट आपके चीफ जस्टिस रहे हैं। इस नस्ल को, जिसको पता भी नहीं था कि जस्टिस कार्नेलियस कौन है, उनको भी पता चल गया। और जिन्होंने गलत फैसले किए हैं, जैसे आपने नाम लिया है, उन्होंने तराफ भी किया था नसीम शाह साहब ने, तो उन्होंने कहा था इस तरह की चीजें हुई हैं। तो उस वक्त तो वो फैसला किसके हक में गया था? मियां नवाज शरीफ के हक में गया था। फिर उसके बाद जिन्होंने उसमें रोल प्ले किया था, उसको सदर किसने बनाया था? मियां नवाज शरीफ ने बनाया था। सज्जाद अली शाह की अदालत पे हमला किसने किया था? मियां नवाज शरीफ की पार्टी ने किया था। तो लिहाजा आप अपनी गलतियों के ऊपर भी तो बात करें कि हमने ये चीजें गलत की हुई हैं। तो जो जैसे भुट्टो साहब के आता है कि भाई वो उसकी रिव्यू पिटीशन भी उन्होंने डाली हुई है, बिल्कुल उसको सुनना है, उसका डिसीजन दें कि भाई कौन सी चीज गलत हुई थी और क्यों हुई थी। नहीं, वो तो मैं पीपल्स पार्टी वाला तो लेकिन एक चीज है कि जो फैसला अदालत, जो सिटिंग जज है ना, अब आपने उसे सही बनाया है या नहीं बनाया, लेकिन जो सिटिंग है इस वक्त जरूरत उसकी होती है कि आप उसको तस्लीम करते हैं। ठीक है, अब देखें, एक लोअर कोर्ट का भी जो जज होता है ना, बेशक वो सिविल जज होता है, मजिस्ट्रेट होता है, वो भी जो फैसला करता है, या आपका जो सेशन जज होता है, भाई वो एक जो कत्ल का फैसला है और फांसी देने का, जो सजाए मौत देने का फैसला है, वो करता है। तो एक बंदा करता है, तो उस वक्त वो यार एक बंदे को क्या पता। बिल्कुल ठीक है। तो उस वक्त जो एक बंदे को सजाए मौत का फैसला करता है, वो सिंगल एक ही जज कर देता है। बिल्कुल ठीक। फिर आप उसकी जो है ना रिव्यू के लिए आप हाई कोर्ट जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं उसके बाद। तो लिहाजा ये ना आप कहें कि मसलन अगर आपको तस्लीम नहीं है तो आप रिव्यू पिटीशन डालें, अगर आपको तशरीह चाहिए तो आपके पार्लियामेंट के पास तशरीह का है, आप तशरीह आइन की करें तशरीह, लेकिन आपके पास ये सलाहियतें भी नहीं है। मैं वही आपसे शुरू में पहले सवाल के आगाज में मैंने ये पूछा। अनवर भाई, एक और बड़ा अहम मसला है जिसकी अभी बाज़ सुनाई देती है, गो कि हम शायद जो कौमी मामलात हैं उसमें इतना उलझ कर रह गए हैं कि जिसके ऊपर बात नहीं कर रहा है, वो है मरदमशुमारी के हवाले से, सेंसस के हवाले से। गुज़िश्ता रोज़ में देखता रहा कि मुख्तलिफ सियासी जमातें, बिलखुसूस कराची की वो चुनिंदा जमातें जिनका बड़ा स्टेक कराची के अंदर रहा है, वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वोकल नज़र आ रही हैं। लेकिन इससे पहले भी यही मामला चलते रहे। बड़ी अजीब बात है कि शहर कराची और हैदराबाद की जो आबादी है उसमें बहुत ही मामूली सा फ़र्क जो है वो बज़ाहिर नज़र आ रहा है। इसके क्या नताइज निकलते हैं और ये कितना ज़रूरी है इस वक्त पर, अगर सेंसस का मामला सही तरह से अगर अंजाम नहीं तय पाया तो क्या नुकसानात हो सकते हैं? मैं चाहूँगा ज़रा इस हवाले से गुफ्तगू की जाए, ज़रा इस पर रोशनी डालिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मरदमशुमारी किसी भी मुल्क में, किसी भी सूबे में, किसी शहर में, किसी गांव देहात में, किसी जगह पे भी होती है, वो एक बुनियाद होती है उस जगह की तमाम तर जो उस इलाके के लोगों को जो देना है और उस इलाके के लोगों से जो लेना है। बहुत अच्छी बात है, देना भी और लेना भी है। जो सहूलियात देनी है और जो टैक्सेस, जो रिफंड में जो हमने टैक्सेस लेने हैं, वो दोनों चीज़ें इस पे होती है। और हुकूमतें चलती इन्हीं चीज़ों पे हैं। कोई भी हुकूमतें, अगर आप सदियों सालों पहले चले जाएं, कोई हम लगान और पता नहीं क्या क्या अल्फाज जो सुनते थे वो चल रहे हैं। उसके बगैर हुकूमतें बादशाहत भी नहीं चलती थी कोई भी। तो अब हमारे जो मेन अब इस वक्त कराची शहर के अंदर ख़ास तौर पे जो प्रॉब्लम है, जैसे पानी की प्रॉब्लम है, गैस की है, बिजली की है, सीवरेज की है, ये चार चीज़ें तो बहुत ही इंटरलिंक्ड हैं एक चीज़ दूसरे के साथ। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट के अलावा आपके पास सड़कें हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, गलियाँ हैं,
फिर उसके बाद आपकी जो बिल्डिंग्स खड़ी होती हैं, जब बिल्डिंग कहीं भी खड़ी होती है, जब खड़ी हो चुकी होती हैं तो उनको फिर सिंगल स्टोरी से डबल स्टोरी, मल्टी स्टोरी जो किया जाता है। जो आपके इलाके के अंदर पार्क्स या ऐसी ग्रीन एरिया पहले से डिमार्क किया होता है, उसको ख़त्म करके उसमें बिल्टअप एरिया बना दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें और ये जो हेड काउंटिंग होती है, जिसको खाना शुमारी और मर्दम शुमारी, दो अलग चीज़ें हैं कि कितने घराने हैं और कितने घर हैं और कितने उसमें, क्योंकि स्टैटिस्टिक डिवीजन के पास हर एक चीज़ होती है कि दाल की कीमत, बल्कि तो उनके पास ये भी होना चाहिए कि कितने दाने दाल आई है। तो ये जब तक आपकी जो सेंसेस है, मर्दम शुमारी है, बंदों की काउंटिंग सही नहीं होगी, कितने बच्चे इतने साल तक के हैं, कितने बच्चे स्कूल गोइंग हैं, कितने बच्चे यूनिवर्सिटी कॉलेज गोइंग, एज वाइज वो हैं, कितने लोग हैं कारोबार कर रहे हैं, कितने लोग हैं सर्विस कर रहे हैं, कितने बेरोज़गार हैं, कितने की क्या तालीम है, कौन मैट्रिक है, कौन ग्रेजुएट है, कौन हायर एजुकेशन जिसने ली हुई है। ये सारी चीज़ें सिर्फ एक बंदे गिनने की बात नहीं, इसके अलावा आगे भी जाना। ये सारी चीज़ें जब तक आपके किसी एक ख़ास शहर में, किसी एक शहर, हम कराची की बात करते हैं, ना हो तो हम उस शहर को आगे किसी किस्म की तरक्की का सोच नहीं सकते। तरक्की शहर की मुराद है कि तरक्की शहर के जो बासी हैं उनकी तरक्की। आप घर से निकलते हैं, आपने काम पे जाना है, काम से वापस आना है, फिर फैमिली के साथ किसी जगह पे जाना है, तो ये आप उसकी पूरी आपकी प्लानिंग होगी, आपकी हर चीज़ सही होगी। आपको पेट्रोल किस तरह मिलना है, किन पेट्रोल पंप्स कहाँ होने चाहिए, स्कूल्स कहाँ होने चाहिए, कितने फासले पे होने चाहिए। तो कराची के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कोई ऐसी प्लान्ड चीज़ हो। हाँ, पहले जो चीज़ें जो प्लान्ड, जब कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी तो अभी भी है, मगर उस वक्त जब कराची होता था अच्छा वाला, उस वक्त चीज़ें काफ़ी प्लान्ड थी। जब दारुल खिलाफा होता था चीज़ें काफ़ी ठीक थी, मगर जो क्योंकि कराची वाहिद मैं कह रहा हूँ कि कोस्टल सिटी है पाकिस्तान की, क्योंकि ग्वादर अभी उस जगह पे नहीं पहुँची और है कोई नहीं, तो यहाँ पे इसका एक हब है ये, और इस पे पूरे पाकिस्तान के लोग यहाँ पे आते हैं अपनी रोज़गार के लिए, क्योंकि जो रोज़गार कराची में है अवेलेबल वो पूरे पाकिस्तान में इतना कहीं भी नहीं है। लोगों को कराची आना पड़ता, मजबूरन आना पड़ता। जब ये कराची आ जाते हैं तो यहाँ पे फिर काफ़ी आगे मामला चलते हैं कि लोग जो हैं कराची में सेटल्ड हो जाते हैं। वो पहले बंदा खुद आता है, कुंवारा आता है, फिर शादी हो जाती है, यहाँ हो जाती है, या पीछे जहाँ के आया वो अपनी फैमिली को भी ले आता है, फिर फैमिली के बाद दूसरे लोग आ जाते हैं, फिर यहाँ फैमिली ग्रो करती है। तो अभी इस वक्त कराची की बादी का कोई पता नहीं। मैं तो वैसे अभी जो बात करूँगा वहाँ में मारूँगा जी 2.5 करोड़ है, 3 करोड़ है, ठीक है। और उसके बाद इस कराची के अंदर कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा इलीगल लोग जो महाजर, मैं MQM वाले महाजरों की बात नहीं कर रहा, वो वाले महाजर जो बांग्लादेश से या बर्मा से, अफगानिस्तान से, उससे और जो बाकी जो मुल्क हैं कुछ इसके ईस्ट के जो हमारे मुल्क हैं, इनमें से इंडिया के बहुत सारे इंडिया के बहुत सारे ऐसी रियासतों से जो लोग आए हुए हैं, बाद में जो आए हैं, जो इलीगल है अभी, जिनके पास CNAC भी नहीं है और जिनके CNAC नहीं बन रहे, और उनकी यही वजूहत है ना बनने की, उनके बच्चों के CNAC भी नहीं है, तो वो लोग भी रह रहे हैं। तो उन लोगों के, क्योंकि मर्दमशुमारी के लिए CNAC का होना ज़रूरी है, तो वो CNAC के बगैर हैं तो उनकी मर्दमशुमारी नहीं हो रही, मगर वो पानी, बिजली, गैस हर चीज़ यहाँ की इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हुकूमत वक्त को या जो भी इसके अदारे हैं उनको ये देखना चाहिए। अच्छा, एक बात मैं छोड़ गया कि इस मर्दमशुमारी कराची की ख़ास तौर पर और हैदराबाद की, इसके साथ सियासत भी जुड़ी हुई है ना। अगर सियासत ना जुड़ी होती, यहाँ पे हमारी सियासी हुकूमत ना होती, पॉलिटिसाइज हो जाता है, हमारी गवर्नमेंट, जमहूरी गवर्नमेंट ना होती, तो फिर हो सकता है इसकी आबादी किसी और तरह से एक्चुअल बन जाती। जमहूरी आबादी होती है तो उसके बाद जो हमारे सियासी पार्टी हैं उनको अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज की जो है डिमार्केशन कि मेरी यहाँ तक है, तो ये मुझे यहाँ के वोटर यहाँ पे ज़्यादा पीपल्स पार्टी के हैं, यहाँ पे ज़्यादा MQM के हैं, यहाँ पे PTI
पीटीआई के हैं, तो इस तरह से यहाँ टीएलपी के हैं, तो यहाँ थोड़ा सा अगर इधर चले गए तो टीएलपी कमज़ोर हो जाएगी, थोड़ी सी कंस्टिट्यूंसी इधर चलेगी तो पीटीआई कमज़ोर हो जाएगी। तो इस तरह इनका जो सियासी वो मसले मसाइल हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। और ये मैं अभी जो इलेक्शन हुए थे, इसके बल्दियाती इलेक्शन हुए, तो मेरे घर की 6 वोट थे, मैं गया वोट डालने तो मेरे 1 वोट है, बाकी 1 वोट का पता चला वो गुलशन इकबाल में है और बेगम का, और बच्चों के वोटों का पता ही नहीं चला, कहते है ही नहीं है, पता नहीं किधर है। तो वो इसी वजह से मेरे यानी कि जिसको भी मैंने वोट डालना था, जिस सियासी पार्टी को, जिस शख्स को डालना था, उससे मेरे 5 वोट रह गए। तो इस तरह से ये जानबूझ के इस पिछले इलेक्शन के बल्दियाती इलेक्शन में ये चीज़ भी की गई। तो ये कराची का मामला कभी भी सही नहीं होगा जब तक कि अभी जैसे थोड़ी देर पहले बात चल रही थी इसकी सुपरमेसी की, कि किसकी सुपरमेसी है। जब तक सुपरमेसी तयन, मुझे पता है सुप्रीम कौन है, तो जब तक सुपरमेसी ये तयन नहीं होगी, अगर आपके पास वक्त है तो मैं आगे चलता हूँ, नहीं तो मैं जरा से एक चीज़ और इसके ऊपर बात कर लेता हूँ। आपने बड़ी अच्छी बात की है इस नुक्ते पर। जी जी प्लीज़। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले इस पर लिख रहा था, तो अब देखिए पाकिस्तान में हमारा जो बर्थ सर्टिफिकेट और ये जो शनाख्ती कार्ड है ये नादरा बना रहा है, बड़ा अच्छा सिस्टम है, ठीक है, अच्छा वो बना रहा है। वोटिंग लिस्ट वो बनाएगा, इलेक्शन कमीशन बनाएगा। वो जो अनवर साहब बात कर रहे हैं ना कि मेरा शनाख्ती कार्ड है, मेरे पास उसका वो सारा वो है, अगर उसी की बुनियाद पे मेरी चीजें मूव होनी चाहिए, ठीक है, वो उसने अपनी मर्जी से वोटर लिस्ट बना दी, ये जो 4 उधर कर दिए, 2 उधर कर दिए। ज़िमनी इलेक्शनों में लाहौर में भी वो बड़ा तमाशा लगा। फिर उसके बाद आपका अदारा शुमारियात है जो हमारी मर्दमशुमारी और खाना शुमारी कर रहा है, उसके अपने फिगर्स हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमारा अगर बल्दियाती सिस्टम हो तो यूनियंस हों, यूनियन काउंसिल या छोटी जो होती है टाउन कमेटी हो, फिर उसके बाद हमारा टाउन का सिस्टम के साथ जो है वो डिस्ट्रिक्ट का हो, मेयरशिप का हो, सिस्टम हो। तो वो है बुनियादी चीज जहां पे आपकी चीज रोज के रोज अपडेट होगी। बिल्कुल ठीक है। इस वक्त भी नादरा का जो कंप्यूटर है वो आपको यूनियन काउंसिल में मिलेगा, बिल्कुल ठीक है, जहां से आप जाके डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, इंदराज भी करवाते हैं। तो काउंटिंग तो वहां भी हो सकती है, बिल्कुल ठीक है, अगर आपने करनी हो सही, ठीक है। और वोटर को राइट दें कि वो वोट यहां बनवाना चाहता है या वहां बनवाना चाहता है, आप अपनी मर्जी ना करें कि उसके जो उधर शिफ्ट कर दिए, उधर के उधर शिफ्ट कर दिए। तो ये बेसिकली जो है ना, जो मैंने पहले एक बात की थी, जो हमारी ताकत की बुनियाद पे चीजें करने की ख्वाहिश है, ये सारी खराबी वो है। बिल्कुल ठीक है। अब आप बताइए सर, अब इसी से जुड़ा सवाल ये है कि देखिए जो सियासी जमातें हैं, अब जैसे अभी अनवर भाई ने बात की कि ये पॉलिटिकल एडवांटेज लेने की कोशिश की जाती है, इसमें जो कुल ये सारी चीज़ें यकसर नज़रअंदाज की जाती हैं, जिसका भी उन्होंने तस्करा किया कि लोगों को हेल्थ की जो सहूलियात हैं वो कितनी देनी है, एजुकेशन किस तरह देनी है, और फिर ये सिर्फ देना नहीं, उनसे लेना कितना है इसका भी तयन होना चाहिए। लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ को मलूज़ खातिर रखा जाता है, वो ये कि हमें वोटर्स की तादाद हमारे हक़ में कितनी है और मुखालिफों के जो हक़ में कितनी है, इसको देखा जाता है। अब सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो हुकूमत में मौजूद लोग हैं, इसमें तो बहुत सारे ऐसे हैं जो मेरी और आपकी उम्र से बहुत ज़्यादा है उम्र में, और तजर्बा भी बहुत ज़्यादा है। इस इतना सारा तजर्बा रखने के बावजूद ये बात अलग है कि वो मामला को हल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। मैंने अभी देखा एक सामने इशू आया कि आपने पॉलिटिकल डायलॉग करना है। कुछ सियासी रहनुमाओं की इस तरह के बयानात थे कि मैं हैरान रह गया कि इतना तवील अरसा सियासत में गुजार देने के बाद एक पॉलिटिकल डायलॉग जो आपकी डेमोक्रेसी के जो बेसिक एसेंस हैं उसके अंदर उसका शुमार होता है, उसके लिए तैयार नहीं है। मैं क्या उम्मीद रखूं ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम से जहां पर डायलॉग के लिए जो है कंसेंसस नहीं डेवलप हो पा रहा है? जरा जवाब दीजिए। देखिए, अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, जवानों को पीरों का उस्ताद का है। तो इसका मतलब है कि जवानों को पीरों का उस्ताद करने के पीछे बात क्या थी कि जो नई सोच होती है ना, उसको आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब देखें, एक आम तासुर ये है कि यार मुझे ज़्यादा पता है। हाँ, कुछ चीज़ों में पता होगा, लेकिन जो मेरे पीछे नस्ल आ रही है ना, उसको मुझसे ज़्यादा पता है। ठीक है, क्योंकि जो मुझे पता था ना, उसको वो पहले से पता है, ठीक है, और वो नया तजर्बा भी ले रहा है। न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू रिसर्च, न्यू जितनी चीज़ें हैं वो उससे ज़्यादा मुंसलिक है।
तो लिहाजा ये जो न्यूनेस को एक्सेप्ट करने की बात है ना, यही सबसे बड़ी रुकावट होती है सोसाइटी में, और हमारी सोसाइटी में यही है, आज से नहीं है, बड़े सालों से है। जैसे मिसाल हम देते हैं कि लाउड स्पीकर हराम है और अब लाउड स्पीकर के बगैर बात नहीं करनी, तो इसका मतलब है न्यूनेस को एक्सेप्ट नहीं करना जी। थंब इंप्रेशन कि जी हम बायोमेट्रिक नहीं मानेंगे, बाकी सारी जगहों पे हम बायोमेट्रिक कर रहे हैं, पासपोर्ट पे भी कर रहे हैं, शनाख्ती कार्ड पे भी कर रहे हैं, मुकम्मल ही नहीं है सारे, हाँ, आपके रजिस्ट्रियों पे कर रहे हैं, सिम पे कर रहे हैं, बैंक में कर रहे हैं, हर जगह। हाँ, लेकिन वोट नहीं हम डालेंगे, सुबह से लेके शाम तक, लेकिन वो वोट नहीं डालेंगे, क्यों? उससे मुझे नुकसान हो सकता है, उसमें ट्रांसपेरेंसी आ सकती है। तो जो लोग इस वक्त मौजूद हैं, जो स्टेटस को पे का फायदे उठा चुके हैं, उन्होंने इसी घपलियाबाजी के अंदर बेनिफिट्स ज्यादा उठाए हैं। जो बंदा बेनिफिशरी होता है ना, जो भी मुआशरे की खराबी होती है उसमें जो बेनिफिशरी होता है वो ट्रांसपेरेंसी का सबसे ज्यादा मुखालफ होता है। ठीक है, तो उसको ट्रांसपेरेंसी से, टेक्नोलॉजी से बहुत खौफ आता है, क्योंकि उसे अपना शेयर जो है कटता हुआ नजर आता है। तो इस वक्त जो भी लोग हैं उन्होंने इसी तरह अपनी ताकत के जोर पर चीजें जमा की हुई हैं। उन्हें जो है ना तो वो एलिजिबल है उसके लिए, ना ही पब्लिक ने उनको दी है, पब्लिक से उन्होंने छीनी हुई है। हमने कहा ना कि देना क्या है और लेना क्या है, इन्होंने हमेशा लिया हुआ है जी। तो इन्होंने देना तो सीखा ही नहीं हुआ। तो लिहाजा आप देखें ना, इनके सबके लोगों के जो एसेट्स हैं, अगर मुल्क में मुआशी हालात खराब हैं, ठीक है, तो इनके एसेट्स कैसे बढ़ते हैं? बड़ा है, कमाल है। तो सवाल है कि मतलब अगर मुल्क में इकोनॉमी ठीक नहीं चल रही तो भाई फिर ये जो चंद खानदान या चंद लोग हैं उनकी दौलत में कैसे इजाफा होता है? वो कौन सा कारोबार करते हैं कि बाकी मुल्क तो खसारे में है, ये लोग प्रॉफिट में है। तो ये क्या है? ये खुला तजाद है। बिल्कुल। देखिए अभी देखे, मैं मरदमशुमारी की फिर एक मिसाल दे दूं कि अभी एक जो अब मुकम्मल नताइज नहीं आए, अभी एक अर्ली एक नताइज है जिसपे हमने लिखा भी है। तो उसमें बड़ी ओपन सी वो खुद इदारों ने उन्होंने जारी की है कि कराची की आबादी जो है वो 0.9% इंक्रीज हुई है पिछली मरदमशुमारी से, ठीक है, जबकि हमारे जो इंटीरियर सिंध के डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें 9 पॉइंट समथिंग इंक्रीज हुई है। अच्छा, मैंने उसमें क्या कमेंट किया है? मैंने कहा है कि भाई मुझे हैरत है कि कराची की और सिंध की जो है दोनों, या ओवरऑल पूरा पाकिस्तान, हमारी शरह पैदाइश और शरह मुआत में कोई खास फर्क नहीं है। बिल्कुल ठीक। लेकिन इधर समझ नहीं आ रही कि इधर शरह पैदाइश और अमवात को वो जस्टिफाई नहीं हो रही, नहीं कह रहा कि 9%। अच्छा, फिर तीसरी चीज आती है माइग्रेशन, कि भाई कितने लोग आके आबाद हुए। तो भाई ज्यादा लोग तो कराची में आके आबाद हो रहे हैं, तो कराची की आबादी में इजाफा 0.9 हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। शरह पैदाइश अमवात को भी आप चेक कर लें, डिस्ट्रिक्ट वाइज मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। और फिर उसके बाद माइग्रेंट्स की आने की तादाद, इधर उस लेवल पे इजाफा ही नहीं है। और जहां कोई जाता नहीं है, जहां से लोग माइग्रेट होते हैं, वहां आपने 9% इंक्रीज किया हुआ है। तो भाई वो आप उसमें फिर वो जो एतराज उठा है कि टैबलेट को सही यूज नहीं किया गया, टैबलेट तो गलत तभी होगी ना जब आप उसमें अंदराज गलत करेंगे। आपने इस बिल्डिंग का अंदराज किया और वहां लिखा कि सिर्फ यासर अकेला रहता है। कितने घरों में? 6 मंजिलों में अकेला यासर रहता है। बिल्कुल ऐसा। तो फिर वो भाई आपने जगह का तो रजिस्टर्ड कर दिया, बंदा उधर एक ही रहता है, जबकि पता चलेगा कि यहां तो 21 लोग रहते हैं। तो ये क्या है कि ये जो खौफ है ये है कि हमने जो ग्रैब किया हुआ है वो हमसे छिन जाएगा। लिहाजा उसको होल्ड करने के लिए लोग जो हैं वो अनफेयर मीन इस्तेमाल करते हैं, अनफेयर जो है वो सारी चीजें करते हैं, उसमें न्यूनेस को एक्सेप्ट नहीं करते। जितनी आप देख लें और यकीन करें कि ये जो दुनिया में जो चीजें, जो कौमें आगे बढ़ रही हैं ना, उनमें सबसे खूबसूरत बात यही है कि वो न्यूनेस को एक्सेप्ट करते हैं। जो चीज वहां एक नई रिसर्च आती है, नई चीज आती है, उसके आगे वो दीवार बन के खड़े नहीं होते। लॉजिक और रीजन क्या है? लॉजिक और रीजन यही है कि जब आपके सामने एक रिसर्च बेस्ड या एक बकायदा डाटा के साथ जैसे हम बात कर रहे हैं, तो ये डाटा जो है ये रिसर्च है। बिल्कुल ठीक है। कि जब ये डाटा आएगा कि आपके इतने घर, इतना ये, इतना वो, फलां,
तो उसके मुताबिक आएगा ना। अच्छा, अगर आप ये कहते हैं, अभी एक और बात निकल आई आपकी बात, अगर आप कराची की आबादी दे देते हैं जी, ठीक है जी, ये 2 करोड़ भी नहीं है, और आपने माशाल्लाह अपने जिले जहां से आपने एमएनए की सीटें बढ़ानी होंगी, कुछ करने को, उसको आपने 5 करोड़ करार दे दिया है। अब आप देखें 2 करोड़ की आबादी कितना कमा के दे रही है और 5 करोड़ की आबादी कितना कमा के दे रही है, इकोनॉमी डिफरेंस। जी, तो आप जदीद कॉन्सेप्ट ये है यासर, जो खास तौर पर दुनिया के और हमारे चाइना ने उस पर बहुत अमल किया, वो क्या है कि हर शहर, हर गांव और हर कस्बा उसकी जो अपनी इकोनॉमी होती है उसको डेवलप किया है। अच्छा, ये मीर साहब एक प्रॉब्लम, खैर ये तो शायद लोग इतना ना मामले को समझते हैं, मेरा ये ख्याल हो सकता है मैं गलत हूँ। जब बात नुकसानात की आती है ना, अभी आपको याद होगा कि सैलाब के अंदर जब नुकसानात हुए, अब बाहर से जब लोग आते हैं, जब वो इनसे पूछते हैं कि बताओ कि टोटल आबादी कितनी है, ताकि इसके ऊपर पर कैपिटा जैसे हम इनकम की बात करते हैं, इसके लॉस का अंदाज़ा लगाया जाए, कि नुकसान का तखमीना लगाएं। अभी तक आपके पास नुकसान का तखमीना नहीं है। आप किसी से जाके पूछे तो सही कि आपने बहुत एक खड़े होकर कहते हैं जी 80 बिलियन का नुकसान हो गया, एक कहता है जी 120 बिलियन का नुकसान हो गया। ये कैसे आप इसका तखमीना लगा सकते हैं? ये इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, देखिए हमने जो सबसे बड़ी हमारी ओवरऑल एक गलती है सबकी पूरे मुल्क में, हमारे पास अदादो शुमार का इंडिपेंडेंट अदारा कोई भी नहीं है। अभी आप देखें, अभी बजट आएगा, आउटसोर्स कर दें इसको आपके लिए एक बिजनेस खुल जाएगा। अभी आप देखें, अभी मेरा ख्याल एशियन डेवलपमेंट बैंक ईमानदारी से अपना काम करके दूंगा और मैं लेकिन वो कहेंगे कि जो हम हमारे मुताबिक ये कॉन्ट्रैक्ट भी अपने बंदे को मिलेगा वो कहेंगे कि मेरे मुताबिक करो, मेरे मुताबिक। अच्छा देखिए, एक चीज बड़ी है कि जो अदादो शुमार अभी आपकी वजारत खजाना जारी करेगी, असाक डार साहब आ गए हैं तो वो अदादो शुमार के माहिर हैं, कहते मुझे नहीं पता इतने परसेंट ला के दिखाओ, तो वो इतने परसेंट जो ला के दिखाएंगे तो वो कोई उसको वेरीफाई कौन करेगा? सवाल ये पैदा होता है वेरीफाई, मतलब आपने अपने मुल्क के अंदर भी कोई इंडिपेंडेंट ऐसा कंसोर्शियम कोई ऐसा डेवलप नहीं किया, भाई यूनिवर्सिटियों के लोगों को ही इकट्ठा कर लेते कि भाई आप लोग एक ऐसा डाटा जमा किया करें जिससे हमें हर क्वार्टरली एक, आप स्टेट बैंक की रिपोर्ट पे रिलाई करते हैं, स्टेट बैंक भी गवर्नमेंट ही का है ना, तो कोई ना कोई चीज वजारत खजाना उसके अंदर स्टेट बैंक की बात तो हुकूमत नहीं मान रही ना, तो इसका मतलब है स्टेट बैंक वो कहते हैं इंडिपेंडेंट है, कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, तो गवर्नमेंट उसकी बात नहीं मान रही। तो इसी तरह अगर आपका जो आता है इकोनॉमिक सर्वे आता है, अगर वो आपने खुद ही जारी किया था पिछले साल और अब आप खुद ही नहीं मानते उसको, बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए फिर क्या होता है कि जो इंटरनेशनल इदारे जो अदादो शुमार देते हैं, जैसे अभी IMF की रिपोर्ट आई, एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट आई, तो उसके ऊपर जो है उसको आप मान लेंगे, ठीक है, वो जो भी कह दें उसको हम तस्लीम कर लेंगे। अच्छा, IMF ने कहा जी इस साल पूरी ग्लोबल ग्रोथ ये रही है, आइंदा ये साल रहने की तवक्को है, ये है, तो हमने उसको ईमान ले आए उस पर, भाई IMF कह रहा है, वर्ल्ड बैंक की आएगी उसको मान लेंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक की आएगी उसको मान लेंगे, लेकिन अपने मुल्क के अंदर अपने लिए तो सही बना लो। ठीक है, मसलन यही अदारा शुमारियात जो है, अगर ये जितने इसमें लूप होल्स थे या लोग जिनकी निशानदेही कर रहे हैं, बेशक वो सियासी पार्टियां कर रही हैं या आम पब्लिक कर रही है, मीडिया कर रहा है, मैं आपको ये कंपैरिजन बता रहा हूं ना जो उन्होंने कहा है कि 9% ग्रोथ इधर नजर आ रही है और 0.9 इधर आ रही है, तो भाई आप इसको तो जस्टिफाई तो करो, जस्टिफाई करना पड़ेगा। अनवर भाई ये फरमाइएगा, आपका तो एजुकेशन से बराह रास्त ताल्लुक भी, अभी आउटसोर्सिंग की बात हुई ना, जैसे उसके ऊपर भी अपने बंदे को ठेका मिल जाएगा। अब ये हुआ कि खबर नज़र से गुजरी कि ये पेपर चेक कराने के लिए भी जनाब उसको आउटसोर्स कर देंगे, एक इंडिपेंडेंट बॉडी बना देंगे, उसमें बैठ के तय करना है कि किसके कितने नंबर हैं और ये कर दें। हमारे सिस्टम में देखते हुए चीज़ों को, ये हमारे लिए फैसला बेहतर साबित हो सकता है? सवाल आसान भी है और साथ ही बड़ा मुश्किल भी कभी हो जाता है। जी, ये जो अपना इंटरमीडिएट के जो इसको पेपर्स की चेकिंग को, सारे सिस्टम को आउटसोर्स करने की बात हो रही है, ये थोड़ा अर्ली फैसला है। पहले हमारा अपना जो सिस्टम है वो सही हो जाए, जो कि मौजूदा सिस्टम है, इसको पहले सही करें, फिर सोचें कि इसको आउटसोर्स करना है कि नहीं करना है। एक तरीकाकार अज़ल से चला आ रहा है, जिसके पेपर्स होते हैं, फिर पेपर्स की चेकिंग होती है, मार्किंग होने के बाद दोबारा रिजल्ट्स बनते हैं, वो सिलसिला सही चल रहा है। आउटसोर्स करने से अभी समझ नहीं आती कि क्या होगा, कि उससे फ़ायदा क्या होगा आउटसोर्स से।
और क्योंकि आउटसोर्स जब होंगे तो उसको जो उसकी मार्किंग होगी या उसकी चेकिंग जो होगी वो कौन लोग करेंगे? क्या वो उन्हीं जो कॉलेजेस के जो अपना लेक्चरर हैं वही करेंगे या कोई बाहर से इंटेलेक्चुअल बंदे लाए जाएंगे? क्योंकि जो जितने भी ये पेपर्स होते हैं ये निसाब के अंदर से होते हैं, करिकुलम के बाहर से नहीं होते। फिर उस करिकुलम को उनको जानना पड़ेगा कि क्या ये कोई जनरल नॉलेज के पेपर होते नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने सोची होंगी। ये अभी अगर तो इसके पीछे नीयत को देखना कि नीयत क्या थी, जिन्होंने फैसला किया इसकी क्या नीयत थी, जान छुड़ाने की नीयत थी या कोई करप्शन करने की नीयत थी? हमारे यहाँ तो फैसले जान छुड़ाने के लिए लिए जाते हैं। और तीसरा ये है कि किसी को खुश करने के लिए, नवाजने के लिए ये नीयत थी। तो वो नीयत को पहले जानना पड़ेगा। अगर तो नीयत वो थी और उसके बाद फिर जब पहला नतीजा आएगा, पहला रिजल्ट आएगा, उससे पता चलेगा तो क्या क्या डेफिनेटली मसाइल तो होंगे। पहले रिजल्ट वो एक जनरली होते ही है कि नया काम है, नया कुछ ना कुछ होगा, मगर हो सकता है कि इनके पास मैन पावर की मसले हों, कम हो। मगर ये भी देखना है कि इस पर कितने अखराजात होंगे। क्या 21 अरब से ज़्यादा लगेंगे या 21 अरब से कम लगेंगे? 21 अरब की बात कर रहा हूँ मैं 21 अरब से ज़्यादा लगेंगे या 21 अरब से कम लगेंगे? ये चीज़ देखने की ज़रूरत है, क्योंकि बड़ा फिर वो 21 अरब हुए तो फिर बहुत बड़ा इजलास होगा, वो पार्लियामेंट उसे अप्रूव करेगी, सदर पाकिस्तान के दस्तखत होंगे, तो फिर ये इंटरमीडिएट बोर्ड के पेपर चेक हो जाएंगे। आपको याद है कि लास्ट ईयर एक कराची में नालों की 3 बड़े नालों की सफाई के लिए 35 अरब रुपए सैंक्शन हुए थे और फेडरल गवर्नमेंट ने फौरी दे दिए थे। वो किसने अप्रूव किए थे? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा जी, अब क्योंकि वक्त खत्म हो गया, 21 से 14 अरब ज्यादा थे, वो अरबों रुपए की जो है वो जारी किए गए। बल्कि ये सड़क जो आप जिधर से होकर आते हैं यूनिवर्सिटी रोड, याद है, इसकी कॉस्ट भी तकरीबन 1 अरब के करीब पहुंचा दी गई थी। बहरहाल ये अलग कितने? 1 अरब तक पहुंचा नहीं, ज्यादा होगी, 1 अरब तो कुछ नहीं होता। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह फिर बहस की जाएगी। मीर साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। अनवर भाई, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मुख्तसर वक्त में अच्छी गुफ्तगू रही है। बहुत सारे और दीगर मामला हैं, इंशाल्लाह मौका मिलेगा आगे ज़रूर इसके ऊपर बात की जाएगी। वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक के बाद दूसरा सेगमेंट जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची।